सो है गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज में। तो चलिए आज की इस वीडियो के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आज का ये वीडियो बेहद ही यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसे हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। इस चैप्टर के प्रश्नावली 5.1 में जो 1 नंबर हमारा प्रश्न है और 1 नंबर में जो 4 प्रश्न है, जो कि लैंग्वेज वाले प्रश्न है, भाषा वाले प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। बहुत से बच्चों को ये सभी प्रश्न बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी लेंथी टाइप की लगती है। पर आज की इस वीडियो में हमने उन सभी चारों प्रश्नों को इतनी आसानी से और इतनी स्टेप बाय इतनी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि आपको पूरी तरह से वो समझ में आने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि केवल इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड इस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे प्रश्नावली 5.1 यानी समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 में जो 1 नंबर प्रश्न में वो क्या बोला गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी इसमें सूची एपी में है, और एपी में है तो क्यों एपी में है ये भी बताना है हमको। ठीक है, तो इस 1 नंबर प्रश्न में 4 ठो प्रश्न दिए गए। ठीक है, क्योंकि चारों क्या है, लैंग्वेज वाले प्रश्न है। चलिए उनको हम वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो 1 नंबर हमारा प्रश्न आता है कुछ इस प्रकार से। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न। देखिए क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है। ठीक है, तो देखिए यदि हम प्रथम किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए हमें 15 रुपया देना पड़ रहा है, और इसके बाद हम जितना किलोमीटर जाएंगे उसके लिए हमें 8 रुपया बढ़ा कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, जो दिया गया उसी के अनुसार लिखेंगे। यहाँ प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 15 रुपया, तो वही लिखे। यहाँ प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया, और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया क्या है वो भी लिखेंगे हम। तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 8 रुपया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से इन दोनों के अनुसार हमारा जो एपी बन के आएगा क्या बनेगा, एपी जो हमारा, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो ये 15 दिया वो तो हमारा 15 हो जाएगा। अब सेकेंड में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जब अगले किलोमीटर के लिए जाएंगे तो हमें 8 रुपये और बढ़ा कर देना पड़ेगा, यानी 15 में 8 जोड़ना पड़ेगा तो 23 हो जाएगा। उसी तरह फिर 23 में हम 8 जोड़ना पड़ेगा तो 31 हो जाएगा। उसी तरह फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना, 39 हो जाएगा। इसी प्रकार यह श्रेणी क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इस प्रकार हमें एपी यह मिल गया है। अब हमें चेक करना है कि ये जो एपी का श्रेणी है वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम मालूम करते हैं कि ए हमारा क्या है। तो चलिए कुछ बातें हमको बता दें। किसी भी एपी का यानी किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद हमको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग एक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रथम पद दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और डी क्या होता है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, यानी दो दो पदों का अंतर होता है। यानी देखिए, अगले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को हटाइए तो वो जो मान आता है उसी को हम लोग डी बोलते हैं, सार्वधातुक हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उस तरह तीसरे में से दूसरे को है तो वो भी डी होता है, चौथे में से तीसरे को है वो भी डी होता है। और किसी भी जो भी कोई श्रेणी दिया हो, यदि वो एपी में हो, इसके लिए निश्चित शर्त है कि उसके डी का मान क्या आना चाहिए, सभी में बराबर आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ ए क्या है, 15 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डी वन निकालते हैं। डी वन हमारा क्या हो जाएगा, ए2 माइनस ए1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद है 23, अब पहला पद है 15, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 15 जो कि कितना है 8, एक निकला डी1 हमारा। उसी तरह हम डी2 फिर निकालेंगे, तो डी2 निकालेंगे, डी2 कितना होता है ए3 माइनस ए2, तो ए3 हमारा कितना है 31 है, यहाँ पे दिख रहा है, और ए2 कितना है 23 है, तो 23 हो जाएगा। तो 31 में से 23 हटा तो फिर कितना है 8 आया। हम यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो जो D1 का मान आया है और जो D2 का मान आया है दोनों बराबर आया है, क्योंकि D1 का मान भी 8 है और D2 का मान भी 8 है, दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ D1 जो है D2 के बराबर है, यहाँ D1 जो है D2 के बराबर है। और जब D1 D2 के बराबर हो गया तो हमारा एपी के साथ क्या बोलता है, एपी जो रूल है वो बोलता है कि जब D1 D2 के बराबर हो जाए तो वह जो श्रेणी है वो क्या है, एपी में होगी। तो वही हम लिखेंगे, यह दिया गया सूची क्या है, एपी में है, अतः यह क्या है, एपी में है। ये हुआ इसका राइट आंसर। इसी प्रकार से इसको बनाना था। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। यदि पसंद आया तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 2 नंबर हम देखते हैं क्या किया गया। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, सॉरी मात्रा लिखा गया पर यहाँ पर मात्रा होना चाहिए, मात्रा यानी कि वॉल्यूम, मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन
कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें मानना होना चाहिए कि बेलन में कितना हवा है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, मान लेंगे कि बेलन में हवा की मात्रा क्या है, v है। हमने v क्यों माना है, v इसलिए माना है कि मात्रा का मतलब ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे भी मात्रा लिखा है पर मात्रा होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अब देख लीजिएगा। माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या हो जाएगा, इसको हम v मान लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम v से क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मात्रा को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, इसको हम v मान लिया है। अब देखिए जो v हमारा ये क्या, यही T1 हो जाएगा, यानी टर्म 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए टर्म 1 बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब हमें टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 इसी प्रकार से ज्ञात करना है। तो टर्म 2 हमारा कैसे ज्ञात होगा, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि इस हवा का 1/4 इसमें से निकाल दिया जाता है, तो तब हमारा T2 मिल रहा है। वही बोला गया प्रत्येक बार बेलन शेष हवा के 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसका 1/4 कितना हुआ, v/4 हो जाएगा। v में जब 1/4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, v/4 हो जाएगा। और इसी में से हम क्या करेंगे, 1/4 निकालेंगे। बोल रहा है शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, निकालना का मतलब घटाना पड़ेगा। तो T2 हमारा क्या मिलेगा, v माइनस v/4। इस v में से आपको क्या करना है, v/4 यानी इसका 1/4 घटाना पड़ेगा। यहाँ पर लिख रहा है 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो इसमें से आप लोग तो 4 v में से 1 भी गया, 3/v/4 हो गया। T2 हमारा इतना मिल गया। अब T3 निकालना है, मतलब T3 कैसे मिलेगा। अब इसका 1/4 पहले निकालिए, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, इसमें 1/4 से गुना करना पड़ेगा। तो 1/4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 3b ऊपर हो जाएगा, 4 चौके 16 नीचे हो जाएगा, यानी 3b/16 हो गया। इतना हवा यह निकाल देता है, तो इसी में से निकाल रहा है, तो इसी में से हमको 3b/16 घटाना पड़ेगा। तो T3 कितना आया, 3b/16 आ गया। T3 कितना आया, 3b/4। इसी में से हमको इसी का 1/4 भाग निकालना है। इसमें से देखिए हम लोग इसका 1/4 भाग कितना है, 3b/16, तो इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और वो 4 3 12, 12 में से कितना 3 घटा तो 9b/16 हो गया। अब इसमें से हमको क्या करना है, फिर 1/4 भाग निकालना है। तो सबसे पहले इसका 1/4 भाग निकालिए। इसका 1/4 भाग कितना हुआ, 1/4 से गुना कराना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया 9 भी है, नीचे हो गया 16 चौके 64 हो गया, यानी 9b/64 हो गया। अब 9b/64 भाग तो क्या हुआ बाहर, ये तो हवा हो गया। अब उतना इसमें से निकालना है, तो 9b/16 में से 9b/64 घटेगा, सॉरी 9b/16 में से 9b/64 घटेगा, तो कितना आ जाएगा, 16 चौके गुणुत्तम 64, और 16 चौके 64, 4 9 36 में से 9 घटे 27 b/64 आ गया। यानी इस प्रकार में टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 मिल गया। तो इस प्रकार हम ये भी बना सकते हैं क्या, इस टर्म 1 को भी, टर्म 2 को इतना, टर्म 3 इतना ले लिए, टर्म 4 इसी तरह ये आगे एपी बढ़ रहा है, ठीक है। और हमें चेक करना है ये जो हमारा श्रेणी आया है ये एपी में है या नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ एक जगह पे हमारा क्या दिया है, भी एक जगह पे तो भी है। अब डी निकालते हैं, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 हमारा इतना है, a1 हमारा भी है, तो लिखेंगे 3b/4 माइनस b। इसको आप लोग उत्तर कीजिए तो कितना आएगा, -b/4, ठीक है। ये सिंपल से एलसीएम इसको निकाल लीजिएगा। आप देखिए उसी तरह हम D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है, ये तो 9b/16, A2 कितना है, 3b/4। वही हम करेंगे 9b/16 माइनस 3b/4। अब इसका भी एलसीएम निकालता, अब कितना आएगा, 3 माइनस 3b/16 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो D1 का मान है इतना है, और जो D2 का मान है इतना है, जो कि हम देख सकते हैं आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो वही लिखेंगे हम, यहाँ D1 जो है D2 के बराबर नहीं है। और एपी का रूल कहता है कि जब D1 D2 के बराबर ना हो तो वह सूची एपी में नहीं होगी। वही लिख देंगे, मतलब दिए गए सूची एपी में नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा इस प्रकार से बोला गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। यानी जो प्रथम जो पहली बार जब खुदा जा रहा है तो उसको उसकी लागत कितना है, 150 रुपया, और बाद में जब प्रत्येक मीटर खुदा जा रहा है तो उसका कितना हो रहा है, 50 रुपया बढ़ता जा रहा है। वही लिखेंगे हम, इसलिए आंसर में लिखिए प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया। तो अगले दूसरा मीटर जब खोदेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा। वही लिखिए हम, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 यानी 200। तीसरे मीटर कितना हो जाएगा, 250 प्लस 50 यानी 250, हमेशा 50 रुपया बढ़ बढ़ जाएगा, तो 250 हो जाएगा। तो उस प्रकार हमने एपी क्या निकाला, 150, 200, 250, उससे 300, और इस तरह ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसको भी हमको चेक करना है, तो यहाँ पे ए निकालते हैं। ए हमारा कितना है, 150। इस श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसी को हम ये बोलते थे, ये हमारा 150 है। अब डी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है a2 माइनस a1, जो 200 200 है a2, a1 की तो 150, तो हो जाएगा 200 माइनस 150 यानी कि 50 हो जाएगा, सिंपल। अब ये तो आया हमारा एक D1। अब ठीक है, D2 निकालते हैं, तो D2 की फॉर्मूला फिर हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 कितना है, 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 यानी 50। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो D1 का मान है D2 का मान आपस में बराबर आया, क्योंकि दोनों का मान 50 50 है।
वही हम लिखेंगे यहाँ D1 जो है D2 के बराबर है। जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब एपी में है, अर्थात दिए गए सूची एपी में है। ठीक है, ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। ये हुआ नेक्स्ट, और इस वीडियो का क्या हुआ, ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ लिखते हैं, लिखेंगे आंसर में यहाँ पहले वर्ष की राशि पहले वर्ष की जो राशि है क्या है, मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये रुपया दिया गया है, इसी को ना मूलधन बोलते हैं। जो रुपया राशि होती है उसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं। तो पहले वर्ष की राशि क्या हो जाएगी, मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन हमें कितना दिया गया, 10,000, तो वही 10,000 लिखे हैं। अब ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कीजिए। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन हमारा है 10,000, 10,000 गुने दर तो दिया गया है आपस में 8, तो 8 गुने समय दिया गया 1 वर्ष, प्रत्येक वर्ष का मतलब 1 वर्ष, 1 वर्ष बटे 100 हो गया। इससे आप कैलकुलेशन किया तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ब्याज आ गया हमारा 800। अब यहाँ पे पहले वर्ष की राशि तो हमें मिल गया है, हम दूसरे वर्ष की राशि निकालते हैं। इसलिए दूसरे वर्ष की राशि हमारा हो जाएगा अब मिश्र धन। ठीक है, यहाँ बोला गया प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, तो दूसरे वर्ष की राशि हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। और मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये आपको याद होना चाहिए। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन की जगह पे हमें दिया गया है 10,000 प्लस ब्याज हमारा आया है 800, दोनों को जोड़ दीजिए। 10,000 प्लस 800 यानी कितना आ जाएगा, 10,800। तो दूसरे वर्ष की राशि हमें कितना मिली, 10,800। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, ये 10,000 जो 800 आया है, ये अब तीसरे वर्ष का क्या बन गया, मूलधन बन गया है। तो इसके लिए फिर हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, तब ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो गया। तो देखिए तीसरे वर्ष के लिए ये हो गया मूलधन, जो कि यहाँ पे लिखे है 10,800। अब गुणे दर तो वही रहेगा 8%, और हमारा समय क्या, 1 वर्ष बटे 100 हो गया। अब इसका निकाले तो कितना आएगा, कैलकुलेशन कीजिए तो 864 आ जाएगा। अब 864 आया है, फिर हम तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि बराबर फिर मिश्र धन। मिश्र बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा दिया गया है 10,800, वही लिखेंगे। अब प्लस ब्याज दिया गया है कितना, 864 आया है, अभी निकाले हुए है। इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 11,664 आ जाएगा। तो पहले वर्ष की राशि मिल गई, दूसरे वर्ष की राशि मिल गई, तीसरे वर्ष की राशि मिल गई, यानी ये भी यह इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हम एपी हमारे पास क्या फाइनल क्या मिला, 10,000, 10,800 और 11,664, और आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, इसको अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या, ये हमारा 10,000, तो D1 निकालते हैं। D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 है 10,800, A1 है 10,000, तो 10,800 माइनस 10,000 बराबर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। एंड D1 का फाइनल मान कितना मिला है, 800 मिला है। अब D2 निकालते हैं अगले पेज पर। तो D2 हमारा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना था, 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, इसमें देख रहा है कितना आएगा, 864 आएगा। तो पिछले पेज में हमने देखा था जो D1 का मान आया था कितना आया था, 800 आया था। और यहाँ पे D2 का मान जो कितना है, कितना है, 864 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, वही हम लिखेंगे यहाँ, जो D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, अतः दिए गए सूची एपी में नहीं है। ये हुआ इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 1 वाला वीडियो था। इस वीडियो में हमने केवल 1 नंबर प्रश्न के जो 4 भाषा वाले प्रश्न थे उन सभी को देखा है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके आगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में जितने भी प्रश्न हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो जल्द मिलते हैं आपको उस एक वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। यदि आप इस प्रश्नावली का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हाई लिखकर व्हाट्सएप कीजिए, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।